हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलते हैं हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर। इसके पहले हमने देखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने फिजिक्स में। हमने क्या सीखा, हमने 4-5 चैप्टर पढ़े हैं। पहला सबसे स्टार्टिंग हुआ कि जो हम किसी भी अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज मीन्स हमने मेजरमेंट देखा, बेसिक मैथ्स देखे। उसके बाद हमने मोशन देखा स्टार्ट करके कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो अगर मैं उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहूँ कि वो कुछ समय बाद कितना हुआ या उसकी पास्ट कैसे उसने कुछ करके यहाँ पे आए हैं, तो हमने देखा। लेकिन हमने जब फोर्स और जब हमने मोशन पढ़ रहे थे, तो हमने देखा नहीं कि कौन चीज़ की वजह से मोशन में चेंजेस हो रहे हैं, किसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है। अभी जो हमारा नया चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है, क्या है, फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर हम देखेंगे कि जो हमने इफेक्ट देखे हैं, मोशन के इफेक्ट, जो एक्सेलरेशन हो रहा था, उसका कॉज कॉज क्या है, फोर्स है। तो फोर्स कैसे अप्लाई होता है, व्हाट इज़ फोर्स। हमने सारे टॉपिक्स लिख के रखे हैं, सभी टॉपिक्स को हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा जो नोट्स है फोर्स एंड मोशन का, बहुत अच्छा नोट्स है, समझ रहे हैं। मीन्स आपको अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आपका जो टॉपिक पे अगर कमांड हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सम्स को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सम्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, तो सम्स को आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन एक ही बार में नहीं समझ पाएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरे जो नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अस्सी वर्मा सर से लिए गए हैं और हेरिडेरी रेजनिंग की बुक से लिए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हैं। अगर आपने इस नोट्स को, मतलब मेरे इस टॉपिक को पढ़ लिया, नोट्स को पढ़ लिए, तो आप बहुत कुछ सवाल को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। हम एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सभी चीज़ को समझेंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या था, कि फोर्स एंड मोशन क्या है, इसका बैकग्राउंड, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है। हाँ, जिससे आपने देखा होगा आइजैक न्यूटन ने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर। लॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़ते हैं, तो उसको हम एकदम देखेंगे, क्या रीज़न पढ़ने का इंट्रोडक्शन में, बैकग्राउंड हो गया। फिर सीखेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जैसे हम जो ये सब पढ़ रहे हैं, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स। फिर आपने देखा होगा आइंस्टाइन का जो रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, तो क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी के बीच का एक पोर्शन होता है, एक रेंज है जहाँ पे न्यूटन मैकेनिक्स काम करता है। तो इसका कुछ ना लिमिटेशन होगा कि ये ज़्यादा तेज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ बहुत छोटा है, उस पर भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से चलता है, उस पर लगाते हैं। जैसे लाइट की स्पीड के आसपास चलता है, जो सबसे तेज़ स्पीड मानी गई है, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको आइंस्टाइन जी द्वारा दिया गया था। और दूसरा, जो अगर कोई भी चीज़ हम जो बात करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक है। अगर मैं उसकी स्मॉलेस्ट पार्ट में चले जाऊँ, 10⁻⁶, हाँ, मीटर के रेंज में चले जाऊँ, तो जो हमें मैकेनिक्स मिलेगी, जो हमको स्टडी करना पड़ेगा उस चीज़ के, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी वहाँ पे, उस चीज़ को लेके, पार्टिकल्स को लेके, वो चीज़ें प्रॉपर्टी पूरी बदल जाती हैं। उसको हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स का नाम सुनते ही बहुत अलग ही लगता होगा, एकदम मॉडर्न फिजिक्स अगर कोई पढ़ लिया तो बहुत, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बहुत, देखा जाए तो टफ है, समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं कि गोल्ड को हमको देखते हैं, अगर येलो दिखता है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, गोल्ड पिंक कलर का होता है। ऐसे एग्जाम्पल दिया जाता है। और भी और अच्छे एग्जाम्पल है, जो आप सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और जो क्वांटम मैकेनिक्स में होती है, वो ऐसी चीज़ें रियल में नहीं हो पाती हैं। समझ रहे हो। जैसे हो गया क्या, टेलीपोर्ट होना। टेलीपोर्ट क्वांटम मैकेनिक्स रेंज में होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं। अभी आपने सुना क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना, कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर। फिर आप देखिए क्या चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटर, जो बहुत तेज़, किसी भी काम को बहुत तेज़ से काम करेगा, है कि नहीं। ठीक हो गए। तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा, न्यूटन मैकेनिक्स के रेंज। फिर देखेंगे फोर्स होता है, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स के 3-4 डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसको, उसका जो डेफिनेशन है रियल, जो क्वांटिटेटिव बोलते हैं हम लोग, जो उसको एकदम सही से लिख सकते हैं। एक क्वालिटी मीन्स उसको हम समझने के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। 4-5 डेफिनेशन है, उसमें से एक मेन है, बाकी समझने के लिए है। उसका देखेंगे मास, व्हाट इज़ मास। मास क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई पार्टिकल अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास क्या होगा, मास तो ज़रूर होगा, है कि नहीं। पार्टिकल नहीं मतलब मैटर की बात करते हैं। अगर मैटर है तो उसके पास मास होगा, उसके पास चार्ज होते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, पहले से आ जाती है। हाँ, उसके बाद देखेंगे इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से आता है, जहाँ पे न्यूटन की मैकेनिज्म सप्लाई होती है, न्यूटन के लॉ हम अप्लाई कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम। और जहाँ नहीं हो पाता है, वहाँ पर बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने इसको बहुत अच्छा समझा है, इसको वापस देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया वाला क्या, इनर्शिया क्या होता है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे समझने के लिए। उसके बाद सेकंड लॉ देखेंगे, जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला क्या है, फॉर्मूला है, सेकंड लॉ से आता है, सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो
फोर्स लगने के बाद कितना एक्सलेशन हो रहा है, एक्सलेशन किस पे फिर डिपेंड करता है, मास भी आ जाता है बीच में, सब कुछ रिलेशन देखते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं, अब देखेंगे अब जब ये सब चीज़ें जो हम लोग सम्स करते हैं वो किस पे अप्लाई होता है, सब पार्टिकल पे अप्लाई करता है होता है। तो वो अगर ढेर सारे पार्टिकल्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है तो हम कौन से पार्टिकल को मतलब किसको पार्टिकल मान सकते हैं या किसको हम सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर आपको सिस्टम डिसाइड करने आ गया तो आपको मैकेनिक्स से बहुत सारे सम्स करने आसानी से आ जाएंगे बिना कुछ किए। तो देखेंगे सिस्टम को कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई सिस्टम कैसा है, मतलब ढेर सारे ऑब्जेक्ट किसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है नहीं। और उसके बाद देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब देखेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं फोर्स के, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कब हम बोल सकते हैं कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब देखने के बाद हम हर क्वेश्चन पे सम्स करेंगे, हर टॉपिक के सम्स करेंगे और उसको समझेंगे। उसके बाद हम ये सब करने के बाद देखेंगे कि हम जो सम्स कर रहे हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं। तो हम गलतियाँ जो कर सकते हैं उसको हम टिप्स और टैक्टिक्स में देखेंगे कि हम जो गलतियाँ की उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कौन से जो कॉमन सिली मिस्टेक हो उसको हम टैक्टिक और टिप्स में देख के सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने देखा फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, बहुत सारे चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, हाँ सबका बेस होता है डिवाइड करने का। तो एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स किसी बेस पे क्या होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर जो मेन टाइप 4 टाइप के फोर्सेज इसमें से सब फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, वीक फोर्सेस। फिर इसके अंदर देखेंगे जो टाइप्स मतलब एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, वेट, सभी चीज़ों को एकदम ब्रीफली मतलब अच्छे से स्टडी करेंगे, समझ रहे हो, एकदम कॉन्सेप्चुअली। वीडियोस लॉन्ग हो सकती हैं बट एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बस काम हो गया ना। उसके बाद आप कोई भी सम करिए, कोई भी कंपटीशन में सॉल्व करिए, सब होगा, ठीक है नहीं। तो ये जो वीडियोस हैं मैक्सिमम उन लोगों के लिए जो शुरुआत किए हैं, जिसका बेस बनाना है। अगर एक बार बेस आपका बन जाएगा तो उसके बाद आपको सम्स करने में कोई ज़्यादा लेट होगा नहीं, फटाक से हो जाएगा, सब कुछ आप आराम से कर लेंगे। तो ये सब था क्या, फोर्स एंड मोशन का हमारा टॉपिक को लेके कैसे हम कौन से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। और मैं एक और कुछ बात करना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने 4-5 चैप्टर के टॉपिक्स को समझ लिए हैं, सीख लिए हैं सब कुछ, और कुछ कुछ सम्स भी कर लिए हैं, लेकिन जो सम्स हैं अगर बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए लेवल देखा जाए तो सही है, उतना बहुत है, काफ़ी है, हाँ। लेकिन अगर हम कंपटीशन के लेवल पे देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद हमें बहुत सारे सम्स करने आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर टॉपिक पे, हर टॉपिक में ही हर चैप्टर पे कम से कम 50 या 60 सम्स करेंगे, समझ रहे हो, 50-60 सम करेंगे। उसमें सम्स के भी लेवल होंगे, एक होगा जो ईजी लेवल का होगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट डेवलप हो कि हाँ ठीक है आ रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे मॉडरेट लेवल पे, उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल कर देंगे, है कि नहीं। इसमें सभी जो कंपटीशन के नीट, जेईई मेंस, एडवांस जो भी है, इसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के सभी सम्स को हम लोग देखेंगे। 20 सम्स क्या रहेंगे, ईजी, 20 मॉडरेट, विद हाई रहेंगे, एडवांस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये सब करते करते हम क्या करें, प्रैक्टिस करेंगे। हर सम में कितना 60, हर चैप्टर में 60 है तो 5 चैप्टर 300 हो जाएंगे, 300 सम करेंगे, ठीक है नहीं। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप उतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ लिए तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन को आराम से निकाल सकते हैं। मीन्स कि हम तो पढ़ा दिए लेकिन उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस भी करनी है। और हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम कितना सम्स कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और आपकी भी लिमिटेशन है कि आप कितना से हम देख सकते हैं, क्योंकि सामने देखने और मतलब उसमें बहुत टाइम लगता है। यूट्यूब पे कोई ना देखना नहीं चाहता है, सब सोचते हैं कि छोटे में सब कुछ हो जाए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उतने सम्स को ही समझ के मानना पड़ेगा कि हाँ मुझे समझना है इतने कॉन्सेप्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से हर सम्स को ट्राई करना, हर एक टॉपिक पे कम से कम 20, 25, 30 सम करना है कि नहीं। मतलब कि अगर एक चैप्टर आपको कम से कम 300-400 सम करने हैं, अगर एक चैप्टर में 300-400 सम कर लिए एक साल में तो बहुत कुछ कर लेंगे आप, कोई भी कॉम्पिटिशन निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।